नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जहां देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए, जिसको लेकर कोरोना मॉकड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी खबर सोनीपत से है, जहां एक मस्जिद में हजारबंद लोगों ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां प्रदेश में बयानबाजी का दौर जारी है। चौथी खबर झज्जर से है, जहां मदाना खुर्द गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। तो इन 4 तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जहां पर देश भर में लगातार कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज 5,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मस्जिद में आपको बता दें कि दबंगों की दादागिरी भी देखने को मिली है, जहां नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया गया है। तीसरी खबर आपको बता दें, बयानबाजी पर सियासत लगातार जारी है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ओम प्रकाश चौटाला पर पलटवार किया है। और तीसरी खबर, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,481 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 35,175 है और पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गया। देश भर में आज से 2 दिन की कोरोना मॉकड्रिल की शुरुआत हुई है। अस्पताल में मॉकड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मॉकड्रिल सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एम्स झज्जर का दौरा किया। कोविड मॉकड्रिल में देखा जाएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टाफ इमरजेंसी की स्थिति को कैसे संभालते हैं, वे किस तरह उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज उपलब्ध कराते हैं। इसमें अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयों के स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या समेत कई चीजें देखी जाती है। भारत में पिछली बार 27 दिसंबर 2022 को कोरोना मॉकड्रिल हुई थी, वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बीते 26 मार्च को मॉकड्रिल हुई थी। प्रदेश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज से 2 दिन के लिए अस्पतालों में मॉकड्रिल शुरू कर दी गई है। और इस मॉकड्रिल के तहत अस्पतालों में किस तरीके से इमरजेंसी के समय किस तरीके की व्यवस्था और वहां के स्टाफ कितने तैयार है, इस बात को देखा जाएगा। साथ ही जो तमाम संसाधन उपलब्ध है, उन तमाम संसाधनों से किस तरीके से काम किया जाएगा, ये मॉकड्रिल के जरिए देखा जाएगा। तो कोरोना में आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना मॉकड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और लगातार केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 दिन में 5,880 केसेस सामने आए और कोरोना से करीब 14 लोगों की भी मौत हुई है। ऐसे में ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो कोरोना से निपटता है। और इसी के लिए आपको बता रहे हैं कि जगह जगह मॉकड्रिल भी किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज झज्जर दौरे पर थे। राष्ट्रीय कैंसर संस्था एम्स बाड़सा का उन्होंने दौरा किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट है, इस बात को भी देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री। तो लगातार पूरे देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में भी आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है कोविड का, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और ऐसे में जरूरत है हमें भी अलर्ट रहने की, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना से करीब 14 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में देश भर में कोरोना मॉकड्रिल की शुरुआत हुई और देश में कोरोना के 5,880 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के 5,880 केसेस सामने आए हैं।
15,880 नए केस सामने आए हैं और लगातार आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोविड केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में करीब 428 नए मरीज सामने आए हैं और ऐसे में हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल इसीलिए भी कराया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अस्पताल कितने व्यवस्थित है और कितने तैयार है आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसे ही कोविड केसेस बढ़ते रहे तो ये बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अस्पताल व्यवस्थित रहे और पूरी तरीके से तैयार रहे। तमाम जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके तहत किस तरीके से काम किया जा रहा है, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, दवाइयों की उपलब्धता की बात कर ली जाए, हॉस्पिटल स्टाफ की बात कर ली जाए, किस तरीके से तमाम हॉस्पिटल तैयार है, इस बात का भी पता लगाना जरूरी है। प्रदेश में कोरोना के करीब आपको बता दें बीते 24 घंटे में 5,880 केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 14 लोगों की भी मौत हुई है। तो देश भर में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है उनकी और आज झज्जर के बाड़सा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का दौरा है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स बाड़सा का वे दौरा करेंगे। कुछ देर बाद आपको बता दें एम्स भी पहुंचेंगे और वहां पर भी किस तरीके से व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही मॉक ड्रिल किया जाएगा और जो अस्पताल है उसकी तैयारी भी देखेंगे स्वास्थ्य विभाग। ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वाति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर एक तरीके से लगातार देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना केसेस जो है बढ़ रहे हैं और ऐसे में जरूरत है जागरूकता की और ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए बिल्कुल कोरोना से हम पिछले 3 सालों से ज्यादा हो गए हैं और उससे जूझ रहे हैं और शायद अब सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हमें जो है मास्क लगाने की जरूरत है, हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है, थोड़ी सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है और खास तौर से ऐसी जगह जहां भीड़ होती है, जहां पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, लोगों का जमावड़ा होता है, वहां ज्यादा हमने देखा है कि संक्रमण फैलने की संभावनाएं रहती है। तो इन बातों को जिनको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं या जिनकी तरफ हम लापरवाह हो जाते हैं उन्हीं को दोबारा अपनाने की जरूरत है। और साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई या सेकंड डोज भी अगर अभी तक नहीं लगवाई है, हिचकिचा रहे हैं, तो वो जरूर लगवा लें, क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं ये हमको चाहे जितने भी नए वेरिएंट अभी आ रहे हैं उन सबसे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर देती हैं और जो हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफी बेहतर कर देती है, जिससे कि हम संक्रमण से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति जो जरूर कराएं। जी डॉक्टर स्वाति, क्योंकि वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे जो 2 डोज तो लगा चुके वैक्सीनेशन की लेकिन तीसरी डोज लगभग कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक तीसरी डोज नहीं लगवाई है। ऐसे में जिन लोगों ने तीसरी डोज नहीं लगवाई है उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुत जरूरी है तीसरी डोज लगवाना, बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो धीरे धीरे वैक्सीन के बाद लगवाने के बाद भी धीरे धीरे समय के साथ हमारी जो एंटीबॉडीज हैं शरीर में वो कम होने लगती हैं, तो उनको दोबारा से बूस्ट करने के लिए ये जो एक वैक्सीन है ये लगाई जाती है, जिससे कि उनका दर जो है अंदर शरीर के अंदर जो स्तर है वो फिर से ऊंचा हो जाए, अच्छा हो जाए, जिससे कि आप संक्रमित ना हो। और साथ ही हमें ये भी समझना है कि जब एक व्यक्ति ये वैक्सीन लगवाता है तो हम धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो और लोग हैं, जैसे अभी देखिए कुछ वर्ग ऐसा है बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हुई है, जिनके लिए स्वीकृति नहीं मिली है, तो अगर बड़े लोग हम सब ये वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सुरक्षित होंगे। इसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उस वर्ग को खासतौर से सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं। और जो स्कूल में देखिए जो स्टाफ होता है या जो बच्चों के डे केयर वगैरह होते हैं वहां जो स्टाफ होता है, खास तौर से उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है या नहीं लगवाई है। और ऐसे लोग जो पहले से बीमारियों से पीड़ित हैं या जो लोग लंबी समय से कोई इलाज चल रहा है उनका, या गर्भवती महिलाएं हैं, इन सब लोगों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो
को फिर अगर बीमारी होती भी है तो उतनी तीव्र नहीं होने देती है। वो वैक्सीन एक तरह से आपकी सुरक्षा करती है, इसे वैक्सीन जरूर लगवाएं और इसकी तरफ से हिचकिचाए नहीं, और इसको लेकर के आपके मन में अगर कोई भी भ्रांति है तो उसे जरूर दूर करें। बिल्कुल डॉक्टर सॉरी, क्योंकि अभी केसेस जो बढ़े उसमें जो संक्रमण दर है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो है काफी कम देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर पहले की तुलना में अभी के केसेस की बात की जाए तो क्या कुछ सिम्टम्स जो है फिलहाल पाए जा रहे हैं लोगों में? देखिए, ज्यादातर अभी जो हम देख रहे हैं वो बुखार है, बदन दर्द है, सर दर्द है, गले में खराश जैसा महसूस होना या उल्टी या दस्त जैसा तकलीफ सामने आना, इस तरह की परेशानियां ज्यादा आ रही हैं। जबकि पहले अगर हमें ध्यान हो तो हम लोग अक्सर ये बोलते थे कि सूंघने की शक्ति या जो है टेस्ट की जो शक्ति है वो आपकी चली जाती है। वो इस बार हम नहीं देख रहे हैं, वो इतना ज्यादा नहीं है। साथ ही ऑक्सीजन फॉल जो है, जो कि डेल्टा वेव में हमने बहुत ज्यादा देखा, वो भी अभी हम इतना ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो घर में रह करके ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद से इलाज नहीं करें, बेवजह एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें कि क्या क्या दवाइयां आपको लेनी जरूरी है। और खास तौर से खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें कि अच्छी डाइट लें और पानी या कोई भी तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेते रहें, क्योंकि जब भी ये वायरल इन्फेक्शन होता है या कोविड होता है तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, जो कि बाहर से नहीं दिखता है इतना। तो अगर हम अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लेते हैं तो जल्दी रिकवरी होती है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी आप बच जाते हैं। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि अगर अभी की परिस्थितियों की बात की जाए तो कई जगह पर वायरल फीवर जो है वो फैला हुआ है और ऐसे में लोग ज्यादातर ये करते हैं कि केमिस्ट के पास जाते हैं और बुखार की दवाई लेकर खा लेते हैं, लेकिन ये फीवर जो है, ये जुकाम जो काफी दिन तक चलता है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि किस तरीके से कोविड के लक्षण और एक नॉर्मल वायरल के बीच में ये जो डिफरेंशिएट वो जो है वो कर सके, किस तरीके से दोनों अलग ये समझा जा सके। देखिए, वैसे तो कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग फीचर्स ही हैं दोनों के। लेकिन अगर नाक ज्यादा बह रही है, बुखार हल्का है, छींकें ज्यादा आ रही हैं, तो ये जो है ज्यादातर वायरल फीवर ही होता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, बिल्कुल बदन टूट रहा है आपका, गले में जो है बहुत ज्यादा दर्द है या उल्टी या दस्त जैसी संभावनाएं हैं, तो ये कोविड की तरफ ज्यादा इशारा करता है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यही है कि शुरुआती दिनों में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो वो दूसरों को फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि इस वक्त जितने भी खांसी बुखार वाले जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो सब छींकने से, खांसने से, पास बैठ के बात करने से फैलते हैं। इसलिए चाहे वो कोविड हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, शुरू के 2 दिन हमें कोशिश करनी है कि हम घर वालों से थोड़ा दूर रहें। अगर खांसे या छींके तो एक कपड़ा लेकर के या कोई टिश्यू लेकर के खांसे छींके, हमारे बर्तन थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए हम थोड़ा अलग करें। ये जरूर करें क्योंकि शुरू में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, हम जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं, तो वहां पे एहतियात रखने की जरूरत है। और देखा जाए तो लोग वही 2-3 दिन ज्यादा लापरवाही करते हैं, क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा सा बुखार होता है या दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो हमें लगता है कि हम काम पे भी जा सकते हैं, हम बाजार भी जा सकते हैं, अपने बाकी काम भी करते रह सकते हैं, और ऐसे में हम उस इन्फेक्शन को और बेवजह बाकी लोगों में भी फैलाते रहते हैं। तो खास तौर से ये शुरुआती दिनों का ध्यान रखें और जो ट्रीटमेंट भी है वो शुरू से शुरू करें, क्योंकि जब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करते हैं तो हम ज्यादा तकलीफ में नहीं जाते और हमारी रिकवरी भी जल्दी होती है। तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। और मास्क देखिए, अब ज्यादातर सरकारें भी जो है, राज्य सरकारें वो मैंडेटरी कर रही हैं कि लगाना जरूरी होगा। उसको हम खुद से ही स्वेच्छा से ही अपनाएं तो और भी अच्छा होगा और हम संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, क्योंकि एक और सवाल भी आजकल मेरे मन में भी और मैं ये मानती हूँ कि आम दर्शक जो उनके मन में भी ये सवाल जो है पैदा हो रहा है, वो है कि कोविड तो फैल ही रहा है, लेकिन एक और वायरस H3N2 जो है उसके भी जो केसेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। कोविड और H3N2 जो है वो आपस में कितने अलग है? देखिए, वायरस दोनों बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के हैं, सेम वायरस नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस है और कोविड जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस है। दोनों वायरस अलग है, फैमिली भी दोनों की अलग है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि क्योंकि ये दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस हैं, यानी कि हमारे लंग्स पर सीधे अटैक करते हैं, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए लक्षण काफी कुछ मिलते जुलते ही है और फैलने का तरीका भी जैसे मैंने अभी बताया सेम ही है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है कि हम मास्क लगाएं, घर में आइसोलेशन करें, शुरू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, अच्छे से रेस्ट करें, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। और देखिए,
अब सब चीजों के लिए टेस्ट भी है, चाहे H3N2 की बात करें या कोरोना की बात करें, आप आसानी से टेस्ट करके ये जान भी सकते हैं कि इन्फेक्शन कौन सा है और किस इन्फेक्शन से आप जूझ रहे हैं। तो टेस्टिंग से भी कतराएं नहीं, वो भी जरूर कराएं, क्योंकि उससे भी जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि किस तरह से आपको आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसमें भी बहुत जो है एक तरह से साफ से पता चलता है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो इन चीजों से कतराएं नहीं और घबराएं नहीं, पैनिक भी नहीं करना है। संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन हमें एहतियात पूरा रखना है। वही तरीका हमने पिछले 3 सालों में देखा है कि ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हम लोग आसानी से वेव के पार निकल जाते हैं, और वेव को भी बड़ा नहीं होने दे, इसमें हम सबको ही सहयोग करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जरूर हम सभी को भी सहयोग करना होगा, क्योंकि पैनिक अटैक की भी आप बात कर रहे थे। कई बार लोग जो है पैनिक कर जाते हैं और इसके साथ ही दुकानों पे हमने देखा और अभी भी यही स्थिति बन रही है कि ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं और दवाइयां जो है वो इकट्ठा करके रख रहे हैं। कई लोग तो ऑक्सीजन भी अपने घर पर स्टोर करके रख रहे हैं। तो क्या ये वाकई में जरूरी है ये करना? देखिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको फिर दवा की जरूरत होती है, उनके लिए शॉर्टेज होने लगती है। और पिछले साल भी जब डेल्टा वेव आई थी तब हम लोगों ने ये देखा था कि हाहाकार मचा रहा है। जिन्हें जरूरत होती है उन्हें दवा नहीं मिलती और जिनको जरूरत नहीं होती उनके पास बेशुमार दवा पड़ी होती है। तो ये एक सोशल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कोई ऐसे घबराने की बात नहीं लग रही है। देखिए, जब शुरू में कोविड आया था उस समय जो मंजर था वो बहुत फर्क था, क्योंकि तब दवाइयां नहीं मालूम थी कि क्या क्या चाहिए होंगी, उतने बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। लेकिन अगर अब आप देखें तो सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सजग है, सभी दवाइयों की सप्लाई को मेंटेन किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सभी राज्य सरकारें तरह तरह की ड्रिल्स भी कर रही हैं अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, ताकि जो कमियां पहले देखी गई वो अब बिल्कुल भी ना देखी जाए। और दूसरा, वेरिएंट भी अभी तक उतना खतरनाक नहीं लग रहा है जैसे कि पहले था। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस पर कदम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत में एक मस्जिद में हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया है। आरोप है कि हमलावरों ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने 18 नामजद समेत 19 लोगों पर हमला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सोनीपत के सांतल कला गांव का है। यहां मुस्लिम समुदाय में गांव में नमाज अदा करने के लिए छोटी मस्जिद बनाई गई है। हथियारबंद हमलावरों ने देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला कर दिया। हमला करने वाले युवक गांव के ही बताए जा रहे हैं। हमला करने वाले कुछ युवकों की तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें युवक हाथों में गलियों में घूमते हुए। बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो बदमाशों ने मस्जिद में हमला किया है और नमाज अदा कर रहे लोगों पर अचानक से लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे माहौल जो है काफी ज्यादा खराब हो गया। मस्जिद में हथियारबंद बदमाश घुसकर वहां पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और माहौल को शांत कराने में जुटी हुई है। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिद में घुसे हथियारबंद बदमाश और बदमाशों ने मस्जिद में हमला किया गया है। तो नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया गया और मस्जिद में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने मस्जिद में हमला किया। तो प्रदेश में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ दिघल गांव पहुंचे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के लिए बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत से काम किए। इनेलो और कांग्रेस का डीएनए मैच नहीं करता, इसीलिए इनेलो पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकती है। इस दौरान जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में एक भी विकास कार्य नहीं कराया है, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, मैं तो एक साफ बात कहता हूं, जो वो लोकदल के नेता है और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है।
ना मेरी कांग्रेस विरोध में होगा। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और नहीं होता बयान देवे, लोग दलाने उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास करें। झज्जर के एक गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। मामला झज्जर के गांव मताना खुर्द का है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और बाद में प्रमाण जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी नरेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। गाँव मदानापुर मैं अपने परिवार में जो उसकी पत्नी थी और लड़का लड़की थी उनको मारकर खुद फांसी लगा ली। तीसरी प्रोवेशन पे मैं डीएसपी साहब और हमारे तीनों क्राइम टीमों के भाई जो मृतक के भाई के बयान पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जल्द में ले जाया जाए। कारण क्या बताया गया? कारण तो स्पष्ट कारण तो नहीं आया हुई इसका के, बाकी ये क्या रहमानसिक रूप से थोड़ा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनेगा हमारे साथ।